गुड मॉर्निंग एमबीए थॉमसन। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 28 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि यूनिट 4 है हमारी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम टाइप्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्सचेंज रेट क्या है, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बिफोर वी लुक एट दीज फोर्सेज वी शुड स्केच आउट हाउ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स अफेक्ट आवर नेशनल ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद other nations. A high valued currency make a country's import less expensive and its exports more expensive in foreign markets. A lower valued currency makes a country imports more expensive and its export less expensive in foreign markets. A higher exchange rate can be expected to worsen a country's balance of trade, while a lower exchange rate can be expected to improve it. अगर हम देखें कि जो एक्सचेंज रेट होती हैं उसके ओवरव्यू को देखें तो जो भी फोर्सेस होती हैं जिसके अंदर हम एक स्केच बनाते हैं, जिसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो भी एक्सचेंज रेट के अंदर मूवमेंट्स होती हैं वो अफेक्ट करती है एक नेशन की ट्रेडिंग को, जो कि रिलेट करती है दूसरे नेशन से। अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हाई वैल्यू की करेंसी है वो किसी कंट्री के इंपोर्ट्स को लेस एक्सपेंसिव बनाती है और एक्सपोर्ट्स को मोर एक्सपेंसिव बनाती है फॉरेन मार्केट्स के अंदर। और अगर हम देखें कि एक लोअर वैल्यूड करेंसी है तो वो कंट्री के इंपोर्ट्स को एक्सपेंसिव करती है और एक्सपर्ट्स को लेस एक्सपेंसिव करती है फॉरेन मार्केट्स के अंदर। तो अगर हम ये देखें कि जो हायर एक्सचेंज रेट है वो एक्सपेक्ट करती है कि कंट्री अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड को बनाए रखे, साथ साथ अगर लोअर एक्सचेंज रेट है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करें। इसके बाद अगर हम देखें तो हम डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं एक्सचेंज रेट के अंदर। तो न्यूमरस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। रिमेंबर एक्सचेंज रेट आर रिलेटिवली आर expressed as a comparison of the currencies of two currencies. The following are some of the principal determinants of the exchange rate between two countries. Note that these factors are in no particular order. Like many aspects of economics, the relative importance of these factors is subject to much debate. अगर हम एक्सचेंज रेट के डिटरमिनेंट्स की बात करें, उनके फैक्टर्स की बात करें, तो जो न्यूमरस फैक्टर्स है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये रिलेट करते हैं हमारे ट्रेडिंग रिलेशनशिप को जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। अगर हम रिमेंबर करें कि जो एक्सचेंज रेट होती हैं ये रिलेटिव हैं और एक्सप्रेस कर रही हैं दो कंट्रीज़ की करेंसीज के कंपैरिजन को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक प्रिंसिपल डिटरमिनेंट्स हैं एक्सचेंज रेट के वो दो कंट्रीज़ के अंदर होने चाहिए। तो हम नोट करते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली एक ऑर्डर के अंदर नहीं होते हैं, जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम एक इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखें इन फैक्टर्स की, तो हम इस सब्जेक्ट के अंदर उसको एक डिबेट की तरह देख सकते हैं। तो अगर हम पहली डिटरमिनेंट की बात करें तो पहला जो डिटरमिनेंट है हमारा वो क्या है, डिफरेंशियल्स इन इन्फ्लेशन। Typically, a country with a constantly lower inflation rate exhibits a rising currency value as its purchasing power increases related to the other currency. During the last half of the 20th century, the countries with low inflation included Japan, Germany, and Switzerland, while the US and Canada achieved low inflation only later. Those countries which higher inflation typically see depreciation their currency about the currencies of their trading partners. This is also usually accompanied by the higher interest rate. अगर हम डिफरेंशियल्स कर रहे हैं इन्फ्लेशन से कि जो कि हमारा पहला डिटर्मिनेंट है, तो हम देखेंगे कि जो कंट्री है वो कॉन्स्टेंटली लोअर इन्फ्लेशन रेट को एग्जिबिट करती है जब हमको किसी करेंसी की वैल्यू को राइज करना होता है। तो जो भी परचेजिंग पावर होती है उनको इंक्रीज़ करने पड़ता है हमें रिलेटिवली अदर करेंसीज़ के अंदर। तो हम देखें कि लास्ट हाफ एन सेंचुरी 20th सेंचुरी के अंदर हम देखें तो जो कंट्रीज़ के अंदर लो इन्फ्लेशन थी, जैसे कि जापान के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, तो वहाँ पे जो यूएस और कनाडा थी उनकी जो लो इन्फ्लेशन थी वो बाद में हुई थी। तो इन जो करेंसीज़ की जो हायर इन्फ्लेशन थी वो टिपिकली ये देखा जा गया था कि इन करेंसीज़ के अंदर डेप्रिसिएशन आ गया था और बहुत सारी जो करेंसीज़ के जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो डेप्रिसिएशन में चले गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूजुअली क्या कंप्लेंट करता है कि हायर इंटरेस्ट रेट होने से किसी भी करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है डिफरेंशियल इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट आर all highly correlated. By manipulating high interest rates, central banks exert influence over both inflation and exchange rate, and changing interest rate impact inflation and currency's value.
High interest rate offer lenders in an economy a higher return related to other countries. Therefore, higher interest rate attract foreign capital and cause the exchange rate to rise. The impact of higher interest rate is mitigated. However, if inflation in the country is much higher than in others, or if additional factors serve to drive the currency down, the opposite relationship exists for decreasing interest rate. That is, lower interest rate tend to the decrease exchange rate. अगर हम इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पे देखें, उसके डिफ्रेंशिएशन को देखें, तो जो इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है या एक्सचेंज रेट है, वो हाईली कॉरिलेटेड होती हैं। ये मैनिपुलेट करती हैं इंटरेस्ट रेट को, सेंट्रल बैंक्स के एग्जर्ट को, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे इन्फ्लेशन को और एक्सचेंज रेट को, जिससे कि हम अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको चेंज कर सकें, जो कि करने से हमें ये होगा कि जो हमारी इन्फ्लेशन के अंदर जो इम्पैक्ट है या करेंसीज की वैल्यू में इम्पैक्ट है वो हम कर सकते हैं। तो जो हायर इंटरेस्ट रेट हमें ऑफ़र करते हैं लैंडर्स किसी इकोनॉमी के अंदर, वो बताते हैं कि उसके अंदर हायर रिटर्न रिलेटिव होता है किसी दूसरी करेंसीज के अंदर। तो जो हायर इंटरेस्ट रेट होती है वो अट्रैक्ट करती है फॉरेन कैपिटल को और कॉज करती है हमारे एक्सचेंज रेट को राइज होने से। ये जो इम्पैक्ट है हायर इंटरेस्ट रेट के वो माइग्रेटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इन्फ्लेशन होता है किसी कंट्री के अंदर वो मच हायर होता है किसी दूसरी से। तो जो एडिशनल फैक्टर्स हैं वो ड्राइव करते हैं इन करेंसीज के डाउन होने से। तो जो हमारा अपोजिट रिलेशन है जो कि एग्जिट होता है जब हम किसी इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो भी लोअर इंटरेस्ट रेट होती है वो टेंड करती है कि हम एक्सचेंज रेट को भी डिक्रीज़ करें। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। द करंट अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन अ कंट्री एंड इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स रिफ्लेक्टिंग ऑल पेमेंट्स बिटवीन कंट्रीज for goods, services, interest and dividends. A deficit in the current account shows the country is spending more on foreign trade that it is earning, and that is borrowing capital from foreign sources to make up the deficit. In other words, the country requires more foreign currency that it receives through the sale of export, and it supplies more of its own currency than foreigners demand for its product. The excess demand for foreign currency lowers the country's exchange rate until domestic goods and services are cheap enough for foreigners, and foreign assets are too expensive to generate sales for domestic interest. जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर किसी कंट्रीज़ के बिटवीन अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस तरीके का पेमेंट्स कर रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में किसी गुड्स, सर्विस या इंटरेस्ट या डिविडेंड को लेके। तो जो डेफिसिट होता है करंट अकाउंट में, तो हम वो शो करता है कि कंट्री कितना ज़्यादा स्पेंड कर रही है अपने फॉरेन ट्रेड के अंदर और किस तरीके से वो अर्न कर रही है। तो जो भी हम बोरो करते हैं कैपिटल का अपने फॉरेन सोर्सेज से, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर डेफिसिट होती है। तो अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें, तो जो कंट्री रिक्वायर कर रही है इन फॉरेन करेंसी को और रिसीव कर रही है उसके सेल से, तो हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं और जो भी सप्लाईज़ हो रही हैं इनकी ओन करेंसीज़ की फॉरेनर्स के लिए, तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करती है। तो जो भी एक्सेस होता है डिमांड के अंदर इन फॉरेन करेंसीज़ को लेके, तो जो लोअर्स होते हैं किसी कंट्री के एक्सचेंज रेट के, वो अनटिल तब तक नहीं होते जब तक कोई डोमेस्टिक गुड्स या सर्विसेज चीप ना हो जाए फॉरेनर्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जनरेट करते हैं सेल्स को एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है पब्लिक डेब्ट। Countries will engage in a large-scale deficit financing to pay for public sector projects and governmental funding. While such activities stimulate the domestic economy, nations with large public deficit and debts are less attractive to foreign investors. The reason a large debt encourages inflation. If inflation is high, the debt will be serviced and ultimately paid off with cheaper real dollar in the future. अगर हम पब्लिक डेप्ट की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो कंट्रीज़ है जो इंगेज हैं लार्ज स्केल डेफिसिट के अंदर कि वो फाइनेंसिंग कर रही हैं और पब्लिक सेक्टर को पे कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर या गवर्नमेंट फंडिंग के अंदर, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है स्टिमुलेट करती है डोमेस्टिक इकोनॉमी को, नेशंस को किसी लार्ज पब्लिक डेफिसिट से या डेप्ट से जो कि लेस अट्रैक्टिव होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक लार्ज डेप्ट इंकरेज करता है इन्फ्लेशन को। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो जो डेप्ट है की जो सर्विस है वो अल्टीमेटली पेड ऑफ होती है बहुत चीपर में, और उसके बिहाफ पे जो भी चीपर होती है वो रियल डॉलर के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा चीप हो जाती है, मीन्स सस्ती हो जाती है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट में प्रिंट मनी टू पे पार्ट ऑफ अ लार्ज डेप्ट, बट इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई inevitably causes inflation. Moreover, if a government is not able to service its deficit through domestic means, selling domestic bonds, increasing the money supply, then it must increase the supply of securities for sale to foreigners, thereby the lowering their prices. Finally, a large debt may prove
worrisome to the foreigners if they believe the country risks defaulting on its obligations. Foreigners will be well willing to own securities denominated in that currency if the risk of default is great. For this reason, the country debt rating as determined by the Moody's or Standard Poor's, for example, is a critical determinant of its exchange rate. अगर हम वर्स्ट केस के सिनेरियो के अंदर बात करें तो जो भी गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है मनी को, वो पे कर रही है लार्ज डेप्ट को और वो इंक्रीज़ कर रही है मनी सप्लाई को, जो कि कॉज हो सकता है हमारे इन्फ्लेशन को लेके। तो अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट एबल नहीं है किसी भी सर्विस को लेके कि वो डेफिशिएट करे डोमेस्टिक मीन्स के अंदर, तो हम सेलिंग करते हैं डोमेस्टिक बैंड्स को, इंक्रीज़ करते हैं हमारी मनी सप्लाई को। ये इसलिए किया जाता है कि हम इंक्रीज़ कर सकें अपनी सिक्योरिटीज़ की सप्लाई को किसी फॉरेनर्स को सेल करके, तो उनको हम लोअरिंग प्राइस के अंदर मीन्स लो प्राइस के अंदर हम उनको अवेलेबल कराते हैं ये सारी सिक्योरिटीज़। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि एक लार्ज डेप्ट ये प्रूव करता है कि कोई भी फॉरेनर्स है वो ये बिलीव कर रहा है कंट्री की रिस्क के अंदर कि वो किस तरीके से डिफ़ॉल्ट है अपने ऑब्लिगेशंस को लेके। जो फॉरेनर्स हैं वो लेस विलिंग होते हैं इन सिक्योरिटीज़ को डेनोमिनेट करने के लिए किसी करेंसी रिस्क से जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम कह सकते हैं कि इस तरीके की जो रीजन है जिसमें कंट्री जो डेप्ट रेटिंग है उनको डिटरमाइन किया जाता है मूडीज़ और स्टैंडर्ड पुअर से, जो कि हमारे एक एग्जांपल हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी क्रिटिकल डिटरमिनेंट है ये किसी एक्सचेंज रेट के हो सकते हैं। कि अगर किसी किसी कंट्री की करेंसी को अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं या मनी सप्लाई उस कंट्री के अंदर कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होएगा, तो हमारे जो डेप्ट्स हैं उनको हमें कम करना होगा, क्योंकि जो मनी सप्लाई है उस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम फॉरेनर्स को बहुत कम प्राइस पे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो अवेलेबल करा देते हैं, तो उससे जो करेंसी रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि हम इसको एक डिटरमिनेंट मान सकते हैं एक्सचेंज रेट का। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिटरमिनेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के उनको पढ़ा, ओवरव्यू पढ़ा हमारे फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट के बिहाफ पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।